अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको खुशामदीद करती हूँ हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। आज हम जिस हेल्थ रिलेटेड इशू पे बात करने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस सी, जिसको आम ज़बान में काला यरकान भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी के काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान नंबर 2 मुल्क है जहाँ पे हेपेटाइटिस के काफ़ी केसेस बढ़ चुके हैं। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो 14 मिलियन लोग ऑलरेडी इस बीमारी से अफेक्ट हो चुके हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर सबीन शाह से, हु इज़ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम मैनेजर एट इंडस हॉस्पिटल, और देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। डॉक्टर सबीन, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि आप हमारे नाज़रीन को हेपेटाइटिस के बारे में बताएं, उसकी डिफरेंट इकसाम के बारे में बताएं और फिर हेपेटाइटिस सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में भी बताएं। हेपेटाइटिस का जो लफ्ज़ है, आम अगर मैं ज़बान में कहूँ तो ये जिगर की सोजिश होती है। जिगर की सोजिश सिर्फ वायरस से नहीं होती, हेपेटाइटिस सी से नहीं होती, उसकी दूसरी भी वायरसेस जो हैं जिगर पे सोजिश कर सकता है। इसमें कॉमनली जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है और फिर बी और सी है। इनमें फ़र्क ये है कि ए और ई जो है वो गंदे पानी या गंदे खाने से, गंदगी से फैलती है बेसिकली, और वो खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। सो 90% मरीज जो है खुद ही ठीक हो जाते हैं। बी और सी जो है वो खून से फैलती है, और जो महा आप बता रही थी हेपेटाइटिस बी और सी, वो खून से फैलने वाली बीमारी है जो कि अब पाकिस्तान नंबर 1 पे है जो लेटेस्ट फिगर्स हैं। और 14 मिलियन, मतलब आप समझ लें कराची की तकरीबन पूरी जो पॉपुलेशन है उस तादाद के मरीज़ पाकिस्तान में ही सिर्फ मौजूद है। सो इट्स अ मेजर, बहुत बड़ा मसला है ये हमारे मुल्क का, और मुल्क का ही नहीं पूरी दुनिया में वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है ये ट्रांसमिशन इसकी किस तरह होती है? अगर हम सिर्फ हेपेटाइटिस सी की बात करें तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो पेशेंट टू पेशेंट किस तरह होती है? सो ट्रांसमिशन का मतलब है एक मरीज से दूसरे मरीज पे ट्रांसफर कैसे होता है। वैसे सो बेसिकली खून से होता है। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन रूट है जिससे ट्रांसमिट होता है वो आलूदा सर्जिकल आलात, जैसे सर्जन्स डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो साफ़ नहीं होते प्रॉपर्ली। उससे अगर एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे इस्तेमाल किया तो उससे हेपेटाइटिस फैल जाता है। दूसरा, अक्सर लोग नाई के पास जाते हैं अपने दाढ़ी बनवाने सब, उसमें जो रेजर्स का इस्तेमाल होता है, अगर वो रेज़र हर बिटवीन क्लाइंट्स रीयूज़ हो रहा है, मतलब एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे सेम रेज़र इस्तेमाल हो, और उनमें से एक क्लाइंट को हेपेटाइटिस है तो वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिमिलरली सो बेसिकली हेल्थ केयर सेटिंग्स में इंजेक्शंस का इस्तेमाल भी कॉमन है हमारे मुल्क में। तो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ पे सेम इंजेक्शन का इस्तेमाल इज़ अनदर कॉमन रीज़न कि वो किस तरह से फैलता है। सो अराउंड द ग्लोब दिस इज़, आई वुड से दूसरे ममालिक में जो है ये इन्फेक्शन कॉन्सेंट्रेटेड है ख़ास पॉपुलेशंस में। लेट्स से जो लोग आप ड्रग अब्यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस वाला नशा करते हैं, उन पॉपुलेशंस में। लेकिन पाकिस्तान में हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से हर आम इंसान इस रिस्क पे है कि उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। मेरा अगला सवाल यही था कि बर्डन पाकिस्तान में कितना है, बट आई थिंक आपने वो भी आंसर कर दिया कि क्योंकि यहाँ पे सही से प्रिकॉशंस नहीं ली जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को बीमारी होने के चांसेस हैं। तो अगर आप और थोड़ा सा बता दें कि किन पेशेंट्स को ज़्यादा चांसेस है हेपेटाइटिस होने का, रिस्क फैक्टर्स किन किन पेशेंट्स की तरफ ज़्यादा होते हैं? सो ऑल दोज पीपल जो पेशेंट्स कह लें या आवाम कह लें, जो जिसका कांटेक्ट हो रहा है हेल्थ केयर सेटिंग से फॉर एनी रीज़न, और वो लोग अननेसेसरी इंजेक्शंस ले रहे हैं या ऐसे आलात उनकी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो कि आलूदा है उस वायरस से, तो उनको वो वायरस ट्रांसमिट हो सकती है। सो आई थिंक ऑल्सो समथिंग टू नोट, इसके ज़रूरी नहीं कि उस आले पे खून नज़र आए, क्योंकि हम ये वायरसेस हैं, ये हमारी आँख से, बीनाई से नहीं नज़र आती, इसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो आप बज़ाहिर देख कर ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये आला साफ़ है या नहीं है। तो इसके लिए स्टरलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जाता है। दूसरा, सो आई बेसिकली सेड कि और जो हेल्थ केयर सेटिंग्स में आ रहे हैं, दूसरे जो नाई के पास जा रहे हैं और नाई इस्तेमाल कर रहे हैं रेज़र सेम क्लाइंट से, बिटवीन सेम क्लाइंट सेम रेज़र इस्तेमाल हो रहा है, वो
तीसरा, अगर किसी को खुदा न खास्ता ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है और वो खून सही तरह से स्क्रीन नहीं हुआ हुआ फॉर हेपेटाइटिस या HIV, तो वो जिसको खून चढ़ रहा है उसको भी हेपेटाइटिस लग सकता है। अच्छा, अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो एज अ पेशेंट या एज अ पोटेंशियल पेशेंट आपको चाहिए होगी। सबसे पहले तो आप बताएं कि मुझे अगर हेपेटाइटिस सी है तो मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे सिम्टम्स जो हैं, सबसे ऑब्वियस सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या होंगे? महा 80% मरीजों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स का मतलब है अलामात, कोई निशानदेही नहीं होती। स्पेशली जो पेशेंट्स इनिशियल स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में अपनी बीमारी की, उनको कोई अलामत नहीं होती है। बहुत छोटा परसेंटेज है पेशेंट्स का, लाइक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो कि प्रेजेंट करते हैं आंखों की पीलाहट के साथ या उल्टी मतली के साथ, पेट के दर्द के साथ, बट वो हमारी बाकी बीमारियों में भी ये कॉमन साइन सिम्टम्स हैं। तो इसमें लाजमी नहीं कि उनको हेपेटाइटिस सी ही हो। एक तो ये बहुत बड़ा एक मसला है क्योंकि साइलेंट केसेस हैं। आप अलामात के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते कि किसको स्क्रीन किया जाना चाहिए या किसको नहीं स्क्रीन करना चाहिए। अच्छा, अगर इसकी सिम्टम्स हैं ऑब्वियस नहीं होते तो ये ज़्यादा एक बड़ा आई थिंक प्रॉब्लम है हमारे लिए कि हमें पता ही नहीं चलेगा अप अंटिल इट्स टू लेट फॉर अस। अब थोड़ा टेस्टिंग के बारे में आप बताएं कि टेस्ट इसका कैसे किया जाता है? ओके, सिंपल सा टेस्ट है। आप जैसा शुगर का टेस्ट होता है, एक कतरा खून लिया जाता है आपकी उंगली से और वो एक किट होती है, उसमें डाला जाता है खून विद सम केमिकल और 15 मिनट में जो आपको बता देता है कि आपकी बॉडी में कभी वायरस एंटर हुआ था या नहीं होता। तो ये हमें एक समझे एक जो इनका पॉजिटिव आता है वो टेस्ट, एक सॉर्ट ऑफ शक होता है कि इनको एक्टिव इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसके बाद उनका एक लैब बेस्ड टेस्ट किया जाता है PCR। और अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फिर हम कंफर्म केस कह देते हैं कि इनको कंफर्म हेपेटाइटिस सी है एंड देन उनकी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। क्या हमारी पॉपुलेशन में ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं जो ज़्यादा प्रोन है इस डिजीज़ के लिए? फॉर एग्जांपल औरतें, मर्द, बच्चे, इस ऐसी कोई सेगमेंटेशन है या ये किसी को भी हो सकता है? ये किसी को भी हो सकता है बिकॉज हम लोग जब पेशेंट से बात करते हैं उनमें से बहुत सारे ये कहते हैं कि हाँ हम लोग नाई के पास जाते हैं, हाँ हमारा दांत एक्स्ट्रा डेंटल ट्रीटमेंट ले चुके हैं, हाँ हमारी सर्जरी हो चुकी है। सो दीज आर कॉमन थिंग्स जो एवरीडे आप अपनी पूरी लाइफ में कभी एक ना एक दफ़ा तो जाते ही हैं, एक्सपोजर होता है। अक्सर लोगों को गर्मी में जो है दे हैव दिस टेंडेंसी कि वो लोग इंजेक्शंस लेते हैं, ड्रिप्स लेते हैं ताकत की। सो एवरीवन इज़ एट रिस्क ऑफ। लेकिन जो लोग सिक हैं, ज़्यादा बीमार हैं, जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत है या डायलिसिस की ज़रूरत है, वो लोग ज़्यादा एट रिस्क होते हैं कि उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको यही इन्फेक्शन हो बॉडी में, वायरस हो उनकी बॉडी में। सो प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तभी यू कैन मेक श्योर यू नॉट वन ऑफ सो प्रिवेंशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन का मतलब है हिफाजती टीका। सो हेपेटाइटिस बी का हिफाजती टीका है, सी का कोई हिफाजती टीका नहीं है। सो ओनली वेज कि आपको पता हो कैसे ट्रांसमिट होता है और आप अपना बचाव खुद कर सकें। अच्छा, अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को हेपेटाइटिस सी हो चुका है, अब उसकी लाइफ जो है वो कैसे अब फॉरवर्ड चेंज होगी, उसको क्या ट्रीटमेंट प्लान, किस तरह किन बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है, चलो इस बारे में आप थोड़ा सा। ओके, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ इलनेस। अगर तो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हुई है तो उनकी तो आपकी और मेरी लाइफ से कोई डिफरेंट लाइफ नहीं होगी। 3 से 6 महीने का इलाज होता है जो कि गोलियों से होता है और बहुत सिंपल है। पेशेंट्स बहुत ईजिली टॉलरेट कर लेते हैं इस इलाज को। ज़्यादातर सर में दर्द, थोड़ी थकन होती है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स एज सिंपल एज पैराडोल की गोली, दैट्स जो हमें मरीज़ बताते हैं। और उसके बाद हमारे अब 95% तक मरीज जो है क्योर हो जाते हैं, मतलब कोई निशानदेही उनकी बॉडी में वायरस की नहीं होती। बट द रिस्क इज कि अगर उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा तो दोबारा से वायरस उनकी बॉडी में एंटर होकर वापस से उनको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। ओके, सो ये तो अर्ली स्टेज का हो गया। जो एडवांस डिसीज़ है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कोई क्योर नहीं है और एंड
यूजली यंग पेशेंट्स भी हमारे पास लिवर कैंसर के साथ प्रेजेंट करते हैं, या उनको उस स्टेज पे हम देखते हैं जब उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है. सो वैसे तो ये वायरस अराउंड 10 से 15 साल लगते हैं इसको इस स्टेज पे आने के लिए, क्योंकि ये खामोश एक बीमारी है. तो वो डिटेक्शन अगर देर से होती है तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम उनको देखते भी उसी स्टेज पे हैं कि उनकी डिजीज़ इज़ नॉट क्योरेबल दैट. अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो किन्हीं वजूहात की वजह से हॉस्पिटल नहीं आ सकते, वो घर पे ही जो है वो ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप हेपेटाइटिस की अर्ली स्टेजेस में घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल? सो आप डॉक्टर के पास तो आना पड़ेगा, बिकॉज आपके जो PCR का टेस्ट होगा या इवन द स्क्रीनिंग टेस्ट, वो आपकी यू कान डू दैट एट होम. ये है कि दवाइयाँ लेकर आप देन यू डोंट हैव टू कम टू द लाइक बी इन द हॉस्पिटल. आप घर पे गोलियाँ खा सकते हैं, उनकी लाइक आई सेड ईजिली टॉलरेट कर लेते हैं पेशेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो कंटिन्यू करते हैं, अपनी जॉब्स, अपनी फैमिली के साथ रहना, खाना पीना. सो इसमें कोई आइसोलेशन की भी ज़रूरत नहीं होती. दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली एज बिफोर. बस ये एक एहतियात है कि आपको अपना खून किसी को डोनेट नहीं करना. सो दैट्स द ओनली प्रिकॉशन, अदरवाइज आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं होता. अच्छा, वंस यू हैव बीन ट्रीटेड, जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका हो, उसके बाद रीइंफेक्शन रेट्स कितने हैं, और उसके बाद कितना आपको किस तरह अपना ख्याल रखना है कि वापस से ये इन्फेक्शन जो है आपको नहीं हो? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि रीइंफेक्शन रेट कितना है, क्योंकि हमारी बीमारी का बर्डन ही इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में कि हम लोग जो अभी करंटली इन्फेक्टेड हैं उनको ही मैनेज कर रहे हैं. तो that's another level of information and research that's required to understand कि उनमें से कितनों को reinfection होता है. But I think the crux of the conversation is this, that आप अपने को बचाएं. आप unnecessary injections ना लें. आप अगर नाई के पास जा रहे हैं तो अपना ब्लेड make sure that वो नया ब्लेड इस्तेमाल करें या अपना लेकर जाएं. इंजेक्शंस भी लगाए जा रहे हैं तो make sure that वो इंजेक्शन किसी और पे इस्तेमाल नहीं हुई हो. अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं या किसी सर्जन के पास जा रहे हैं, तो आप यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि इस अस्पताल में ये स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं नहीं होते. सो यू कांट ट्रस्ट एनीवन वेयर यू गोइंग कि उनने आप टेकन ऑल द प्रिकॉशंस कि ये वायरस ट्रांसमिट ना हो. सो यू हैव द पॉपुलेशन, द कम्युनिटी हैज़ टू बी स्मार्ट इनफ टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट बीइंग हार्म्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. अब हम बात करेंगे कुछ मिथ्स की, जो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो काफ़ी उनके दिमाग में प्री कंसीव नोशंस होती हैं कि इस बीमारी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं जो हमें होंगी. तो इस बारे में इफ यू कैन क्लियर फॉर आवर व्यूअर्स. सबसे पहला ये है कि वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस सी की वो अवेलेबल है. इज़ दैट ट्रू? सो देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है. सो अगेन आपको द ओनली वे टू प्रिवेंट योरसेल्फ from getting it is by knowing कि वो ट्रांसमिट कैसे होता है, और आप वो प्रैक्टिसेस या बिहेवियर से गुरेज करें. एक और आई थिंक बहुत कॉमन जो मिथ है वो ये है कि अगर एक दफ़ा आपको हेपेटाइटिस सी हो जाए और आपका पूरा इलाज कंप्लीट हो जाए, फिर आपको वापस नहीं हो सकता. सो अगेन दैट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि आपको एक दफ़ा हो जाए, आपने इलाज ले लिया, क्योर हो गया, उसके बाद भी वो वायरस आपकी बॉडी में आकर डैमेज कर सकता है लिवर. सो इट्स नॉट. ठीक है. और एक और जो आई थिंक हमारे एक रीसेंट पेशेंट ने हमसे पूछा था वो इसके, अगर मुझे हेपेटाइटिस सी है तो कैन आई टच माय किड्स, कैन आई बी विद माय फैमिली, या फिर कंप्लीट आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड इन दैट केस? सो द गुड न्यूज़ इज देयर इज नो आइसोलेशन. आप अपने खाने पीने के बर्तन वगैरह सब शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों को भी हक कर सकते हैं. सो यू बेसिकली लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ. क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों को लगता है कि सलाइवा के थ्रू भी इसकी ट्रांसमिशन है, बट सिंस यू मेंशन कि सिर्फ ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिशन है. सो वो जो सलाइवा के साथ ट्रांसमिट है वो ए और ई होती है. ओके, दैट्स नॉट सी. दैट्स नॉट बी ईदर. ठीक है. और हेपेटाइटिस सी कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा रेयर है एज कम्पेयर टू ए एंड बी, तो क्या ये भी सच है या फिर नहीं? रेयर तो नहीं है. लाइक इट्स 14 million इज अ बिग नंबर एंड वी आर टॉप ऑन द लिस्ट अराउंड द वर्ल्ड. सो पाकिस्तान में कम से कम इट्स नॉट रेयर. सो आई वुड इनकरेज कि आप लोग सब अपने आप को स्क्रीन करवाएं. सिंपल सा टेस्ट है शुगर की. अगर आपने देखा हो किसी का टेस्ट होता है जैसे फिंगर प्रिक, और 15 से 20 मिनट में आपको कम से कम एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है. और अगर वो फर्दर टेस्टिंग में आप पॉजिटिव आते हैं तो
ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने का, सो इट्स नॉट रेयर एंड आई वुड सजेस्ट दैट एवरीबॉडी शुड गेट देमसेल्व्स स्क्रीन्ड फॉर दिस। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फेटल डिजीज़ बन सकती है फ्यूचर में जाके कि बहुत ज़रूरी आई थिंक हम सबके लिए ये सब जानना कि इसकी क्या अब हम बात करेंगे कि इंडस हॉस्पिटल जो है वो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी कर चुका है और उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में। तो डॉक्टर सबीन, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे इंडस जो है वो क्या क्या किस तरह अभी तक लोगों को सेव कर रहा है। हमारा हेपेटाइटिस का एक प्रॉपर प्रोग्राम है और ये इंटीग्रेटेड है हमारे प्राइमरी केयर प्रोग्राम में। अगर मैं सिंपल लफ्ज़ में बोलूँ तो हमारी जो क्लिनिक्स हैं जहाँ पे पेशेंट अपनी एनी अदर इलनेस लाइक नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी किसी चीज़ के लिए भी आते हैं, तो जब उनकी जब वो क्लिनिक में एंटर होते हैं तो बाकी टेस्ट उनकी जो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता है उसके साथ ही उनका हेपेटाइटिस की भी स्क्रीनिंग हो जाती है। पहली बात तो ये दैट बेसिकली टू मेक श्योर कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास किसी भी वजह से आ रहा है तो हम उसकी दिस इज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हम लोग उनकी हेपेटाइटिस सी की भी स्क्रीनिंग करें, जिसकी वजह से आपके चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग केसेस बढ़ जाते हैं। लाइक ऐसे साइलेंट केस है, ज़रूरी नहीं कि उनमें कोई अलामत हो, तो हम लोग उसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यूज़ करके वी स्क्रीन द पेशेंट्स व्हेन दे कम फॉर एनी अदर रीज़न। हम लोग हमारे जो प्रोग्राम है वो कराची में भी है और देहातों में भी काम कर रहा है, सिंध में, पंजाब में इस वक्त। और हम लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं पेशेंट्स की, PCR टेस्टिंग भी करते हैं, जिसे अक्सर पेशेंट्स बड़ा टेस्ट कहते हैं क्योंकि ये महंगा टेस्ट होता है, और ट्रीटमेंट भी करते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ऑल पेशेंट्स दैट कम देयर। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस जो है वो बिल्कुल ही मुफ्त इलाज कर रहा है हर पेशेंट का, तो ज़रूर लोगों को आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि पाकिस्तान लाइक हमें अभी तक सब प्रिवेंशन पता है, प्रिकॉशंस पता है, फिर भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर इंक्रीज हर साल हो रहा है, तो इसकी मेजर वजूहात अगर आपको आइडेंटिफाई करनी होगी तो वो क्या होंगी? आई थिंक क्योंकि बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, और अगेन कुछ जो हमारे इस बीमारी की जो डायनामिक्स हैं, जैसे साइलेंट डिजीज़ है, दोनों को जहन में रख कर इसको कंट्रोल करने के लिए एक मेजर एफर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम लोग सिर्फ अपनी बेसिकली मास एफर्ट की मास स्क्रीनिंग हो, उन सबको की PCR टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट हो। So I think that's something जो कि अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन there is some momentum public sector में भी, private sector में, to move forward with this mass initiative, ताकि इस बीमारी को जड़ से निकाला जाए। And then we can't help जो healthcare professionals वो अकेले नहीं कर सकते, इसके साथ हमें कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना है। तो ये जो हम अभी बता रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, इट्स बेसिकली कि आप लोग भी ऑन बोर्ड आए इस एफर्ट में, आप अपने आप को बचाएं, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी बताएं कि कैसे फैलता है, ताकि इसकी न्यू केसेस कम से कम आना कम हो जाए या रुक जाए इंशाल्लाह। सो आई गेस इन सिंपल वर्ड्स दैट्स द रीज़न। तो आई थिंक हमारा कंक्लूसिव मैसेज यही होगा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप जितनी लोगों को अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए और उस पर अमल भी कीजिए, ताकि आप भी सेफ रहें और आपके इर्द गिर्द भी लोग सेफ रहें। अगर कोई भी आपके कमेंट्स या फर्दर क्वेश्चंस हो हमारे लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखिए या फिर हमें इनबॉक्स कीजिए एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।